हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग नए यूनिट की शुरुआत करेंगे जो कि होगा हमारा यूनिट नंबर 10। हमारे इकोनॉमिक्स क्लास 12 के सिलेबस का ये बिल्कुल लास्ट यूनिट है आपका। अब तक ऑलमोस्ट टोटल यूनिट जो हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट करे हुए हैं। 9 यूनिट्स तक के सारे क्लासेस हम लोगों ने कर लिए हैं। डिस्कशंस वगैरह जो है वो सारे कंप्लीट हो जाने के बाद नाउ वी एंटर्ड इन यूनिट नंबर 10, जहाँ पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानेंगे। यूनिट 10 आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन रहेगा। तो इसमें हम इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और फिर वन बाय वन करके हम उन टॉपिक को डिस्कस करने की शुरुआत आज करते हैं। So balance of payment is unit 10. This is the last unit of class 12th. इस यूनिट को ना हम दो चैप्टर में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में लाइक इसमें हम जानेंगे फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, और उसके अलावा इससे रिलेटेड, इससे रिगार्डिंग जितने भी टर्म्स हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसी के बीच बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको छोटे छोटे टर्म्स में देखने को मिल जाएंगे। लाइक डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, डीवैल्यूएशन किसे कहते हैं, एप्रिसिएशन किसे कहते हैं, और भी कई तरह के टर्म्स हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट रहेंगी, विच इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आप इसको कह सकते हो। नाउ सेकेंड जो चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे उसमें हम हमारे दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और टर्म को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2, जो कि होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इस तरह से दो चैप्टर्स में हमारा जो यूनिट नंबर 10 है वो कंप्लीट हो जाएगा। दो चैप्टर डजंट मीन कि बहुत बड़ा है, शॉर्ट ही है, आपका चैप्टर यूनिट छोटा ही है, बट स्टिल हम अपने सुविधा के लिए और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए इनको दो चैप्टर्स में कैटेगराइज करके डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में देखेंगे, सीखेंगे कि क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं, टॉपिक को डिस्कस करने की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास हमारा शुरू ही हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हो गया? तो अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं। इस चैप्टर में ना सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फिर जानेंगे रेट का। पहले तो जानना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। रेट इंडिविजुअली, रेट का मतलब हमको पता है, दर, है ना। सो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स व्हाट? तो हम अक्सर इंटरनेशनल ट्रेड में ये सुनते रहते हैं कि जैसे इंडियन करेंसी के बारे में आप लोग यूजुअली सुनते हो कि इंडिया का जो वैल्यू है, करेंसी का जो वैल्यू है वो पहले 70 रुपीज़ था। 1 = 1 US डॉलर, मतलब $1 के बराबर इंडियन करेंसी कितनी थी भाई? 70 रुपये थी। फिर हम सुन रहे हैं कि नहीं वो बढ़ के 75 हो गई, फिर हमने सुना 80 हो गई, फिर कभी कभी हम सुनते हैं कि वो घट भी गई। तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे इस चैप्टर में, और उसी की शुरुआत हम कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के साथ कि फॉरेन एक्सचेंज सबसे पहली बात होती क्या है, इसका क्या मतलब है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग डायरेक्टली समझें तो इसका मतलब हो गया, इट रेफर्स टू, फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज, ऑल दी करेंसीज, वो सारे के सारे करेंसीज जो कि अदर देन, ऑल करेंसीज अदर देन दी डोमेस्टिक करेंसी,
ठीक है, हम जिस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस कंट्री को हम यहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री कह रहे हैं, और उस डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी को छोड़कर बाकी की जितनी भी करेंसीज होंगी उन तमाम करेंसीज को हम फॉरेन एक्सचेंज कह रहे हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी को हम पहले समझें तो डोमेस्टिक कंट्री के तौर पर हम इंडिया की बातें करेंगे, चलिए। और इंडिया की करेंसी जो है दैट इज़ रुपीज़, इंडियन रुपीज़, ठीक। अब इंडिया की करेंसी है रुपया, तो रुपया को छोड़कर बाकी के जितने भी करेंसीज होंगे, जैसे कि डॉलर हो गया, जैसे कि आपका पौंड हो गया, जैसे कि आपका युआन हो गया, ठीक है, जैसे आपका हो गया येन, उसके अलावा आपके बहुत तरह के करेंसीज हैं, पौंड्स हैं, पौंड, डॉलर एंड अदर करेंसीज जितने भी है आपके, अरेबियन रियाल है, आपका दिनार है। तो जितनी भी करेंसीज है ना, इसमें मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे इन करेंसीज का नाम लेके बता रही हूँ, बट जितनी भी करेंसीज हैं इन तमाम करेंसीज को जब हम इकट्ठा करेंगे तो इसी को हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन एक्सचेंज बुलाएंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है भाई? जिस डोमेस्टिक करेंसी, जिस डोमेस्टिक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उस डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी को छोड़कर बाकी के जितने भी करेंसीज हैं दे आर नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। सीधी बात। एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया, जैसे ब्रिटिश पाउंड हो गया, कुवैती दिनार हो गया, यूएस डॉलर हो गए, आपका चाइनीज़ युआन हो गया, जापानीज़ येन हो गए। दीज आर द करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज़। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ और बाकी कंट्रीज़ की करेंसीज हैं, तो इनको जब हम एक साथ मेजर करके बात कर रहे हैं तो यही आपका फॉरेन एक्सचेंज कहला रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज का तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। नाउ अब बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब पता लगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब जान लें कि ये क्या। तो रेट का मतलब हो गया कि जब आप वन कंट्री की करेंसी को, एक कंट्री है, ठीक है, उसकी करेंसी है, उसको जब आप एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज कितना करना है? 1 यूनिट करना है, बात समझेंगे। 1 यूनिट एक्सचेंज जब आप करेंसी का कर रहे हैं, किसके साथ? तो विथ दी करेंसी ऑफ अदर कंट्री, करेंसी ऑफ अदर कंट्री। तो इसको जिस रेट पर आप कर रहे हो कंट्री, तो इसको जिस रेट पर आप एक्सचेंज कर रहे हो उसी रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बुलाते हैं। क्या कहा मैंने? एक कंट्री की करेंसी को जब हम एक्सचेंज करते हैं यूनिट वाइज, किसके साथ? तो विद द करेंसीज ऑफ अदर कंट्री। तो जिस रेट पर ये एक्सचेंज होगा दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको एग्जाम्पल से हम बेहतर समझ पाएंगे। तो जैसे मान के चलते हैं, ऐसा सपोज करते हैं कि 1 US डॉलर बराबर 50 इंडियन रुपीज़, ठीक है, मतलब $1 बराबर 50 रुपया इंडियन रुपीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे अगर हम 1 इंडियन रुपी का वैल्यू निकालेंगे कि 1 इंडियन रुपी का वैल्यू कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? 1/50। ओके, तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाएगा 0.02 डॉलर। ये डॉलर में हम चेंज कर रहे हैं ना, 0.02 डॉलर बराबर 1 इंडियन रुपी। दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 इंडियन रुपीज़ का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितना है? 0.02 डॉलर है। इज इट क्लियर? 0.020 ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये जो हो गया आपका, ये जिस रेट पर हम चेंज कर रहे हैं, दिस रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हम लोगों को जानना है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट
के टाइप्स कितने हैं। अब इससे पहले कि हम टाइप वगैरह जाने, फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप्स 3 तरह के हैं, मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले ना हम 2 टर्म और डिस्कस करेंगे जो हम लोगों को बीच बीच में देखने को मिलेगा। एक होता है करेंसी डेप्रिसिएशन और एक होता है करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का क्या मतलब हो गया और करेंसी एप्रिसिएशन का क्या मतलब हो गया, इसको पहले हम देख लें, फिर हम आगे चलेंगे। टर्म है करेंसी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब देखो होता है घटना, और एक और टर्म विच इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की बातें हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जैसे टर्म्स जो हैं वो देखने को लगातार मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रेट की जो हमने बात करी थी, तो वो जो है जैसे $1 बराबर 50 इंडियन रुपीज़, वो एक आर्बिटरी एग्जाम्पल लेके हम चल रहे थे। राइट नाउ इट्स 80 रुपीज़ समथिंग। तो ये जो रेट है ना, ये फ्लक्चुएट करता रहता है, ये डे टू डे बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है, ये ईयर टू ईयर बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है, तो इसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। इसका फिक्सेशन है भी और नहीं भी। तो इन तमाम टर्म्स को कि आखिर इसको तय कौन करता है, या कोई भी कर रहा है तो वो कैसे तय कर रहा है, तो इनको हम समझेंगे अभी। तो फिलहाल करेंसी डेप्रिसिएशन के टर्म को पहले जान लें कि इसका क्या मतलब है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन से शुरुआत करें, एंड इट रेफर्स टू डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ। डेप्रिसिएशन का मतलब तो मैंने आपको बताया डिक्रीज, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जब आप डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू को घटाते हैं, जब डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू को डिक्रीज किया जाता है, घटाया जाता है, तो इसी को हम करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और ये जो डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू घट रहा है, ये हम किस टर्म्स में घटा रहे हैं? तो इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज। अदर कंट्री की करेंसीज जो है उसकी तुलना में जब आप अपने कंट्री की करेंसी के वैल्यू को घटा दें, तो इसको हम करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये जो होता है करेंसी डेप्रिसिएशन, ये बेसिकली डोमेस्टिक करेंसी को लेस वैल्यूबल बनाता है, सो दैट कि इससे जो है हम फॉरेन करेंसी को इसको हम इसलिए करते हैं, और इसके वैल्यू को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कम कर दिया जाता है, एंड मोर ऑफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। देखें, डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू को कम करने का पर्पस जो है दैट इज़ कि हम फॉरेन करेंसीज को ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर सकें, परचेज कर सकें, जिससे कि कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो जाए, या यूं कहें आप कि जो सप्लाई होगा फॉरेन एक्सचेंज का इन द डोमेस्टिक कंट्री वो बढ़ेगा। तो इसलिए करेंसी डेप्रिसिएशन का जो टर्म है वो आपका क्या होता है, यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये हम फर्दर चैप्टर के अंदर जैसे जैसे चलते चले जाएंगे हमें बातें समझ में आती जाएंगी। फिलहाल करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब आप इतना बस समझें कि अगर करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है तो इसको एग्जाम्पल से कैसे समझा जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि $1 इज इक्वल्स टू, अगर इंडियन 45 रुपीज़ होता है, तो अगर करेंसी डेप्रिसिएशन होगा तो $1 बराबर सपोज कि इंडियन करेंसी बढ़ के 45 से हो गया 50 रुपीज़। यहाँ पे आप ध्यान रखना, हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम डिक्रीज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो घट रहा है। तो यहाँ पे आपको सामने से दिखाई दे रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ गया है। इट डजंट मीन कि ये कुछ उल्टा लिखा चुका है या इधर हम कुछ उल्टा पढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है उसका घटना। तो जब क्वांटिटी बढ़ती है
तो वैल्यू घटता है। इसलिए 1 US डॉलर बराबर अगर 45 रुपया था और अगर वो बढ़ के 50 हो गया तो इसका मतलब हुआ कि जो डोमेस्टिक करेंसी है रुपया, इसका जो वैल्यू है वो घट चुका है। किसके टर्म्स में? तो इन टर्म्स ऑफ US डॉलर। US डॉलर के टर्म्स में इसकी करेंसी का जो वैल्यू है वो घट चुका है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है देश में? अगर करेंसी का डेप्रिसिएशन किया जाता है तो इससे क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, इससे असर ये पड़ता है कि डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू घट जाने से डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेनर्स के लिए थोड़े सस्ते हो जाते हैं। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टर्म्स में बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब आपने अपने देश की, हमारे देश की करेंसी का वैल्यू घट गया, पहले 45 रुपए की कोई चीज़ खरीदने के लिए US पीपल को $1 देना पड़ता था, अब हमारे देश के 50 रुपए वाली चीज़ को खरीदने के लिए भी उनको $1 ही देना पड़ेगा। यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते पड़ने लगते हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट जो है, अगर हम इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हैं कि करेंसी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट बताइए, इसका असर क्या पड़ेगा, तो देखिए इसका डायरेक्ट असर यही पड़ता है कि जो डोमेस्टिक कंट्री का जो एक्सपोर्ट होता है वो बढ़ जाता है, बिकॉज फॉरेनर्स विल फाइंड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज चीपर एज कंपेयर टू अर्लियर। पहले की तुलना में उनको हमारे देश के प्रोडक्ट सस्ते पड़ेंगे, बिकॉज मैंने आपको लॉजिकली बताया 45 रुपए की चीज़ के लिए पहले उनको $1 देना पड़ता था। जब वैल्यू 45 से 50 हो गया तो अब उनको 50 रुपए की चीज़ खरीदने के लिए भी $1 देना पड़ेगा। तो उनके लिए हमारे देश की वस्तुएं जो हैं वो क्या हो गई? सस्ती हो गई। तो जब सस्ती हो गई तो कंज्यूमर्स तो कंज्यूमर है, अल्टीमेटली सस्ती चीज़ देख करके सब लोग जो हैं वो डिमांड तो बढ़ाता ही है। इस केस में जो आपके फॉरेनर्स जो होंगे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे, जिससे कि जो एक्सपोर्ट होगा वो इंक्रीज होगा। और इस कुछ कहीं ना कहीं इस वजह से भी करेंसी डेप्रिसिएशन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, इस टर्म को यूज़ किया जाता है। सो करेंसी डेप्रिसिएशन इज ओवर नाउ। मूव ऑन टू द currency appreciation, just opposite of depreciation. What is appreciation means? आपको बताया है, appreciation का मतलब होता है increase होना, बढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या चीज़ के बढ़ने की बात कर रहे हैं? तो लिखा हुआ है currency appreciation। इसका मतलब हुआ कि जो डोमेस्टिक करेंसी है इसका वैल्यू बढ़ जाता हो इन टर्म्स ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में? तो इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज, दूसरे कंट्री की करेंसीज के रिस्पेक्ट में जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। सो दिस टर्म रेफर्स टू करेंसी एप्रिसिएशन। व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन मीन्स? इट रेफर्स टू इंक्रीज in the value of domestic currency in terms of foreign currency। डोमेस्टिक करेंसी जो है वो उसका वैल्यू बढ़ने से वो ज़्यादा वैल्यूबल होता है, तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन करेंसीज़ हैं उसको कम से कम खरीद पाएंगे हम, और इससे जो फॉरेन एक्सचेंज होगा उसको कम से कम खरीद पाने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी देश में। तो इस तरह से करेंसी एप्रिसिएशन विल इम्पैक्ट the foreign exchange of the economy। देखो, the domestic currency becomes more valuable and less of it is required to buy the foreign exchange। बोलने का मतलब हुआ कि अगर करेंसी एप्रिसिएशन हुआ है तो इससे डोमेस्टिक करेंसी जो है वो ज़्यादा वैल्यूबल हो गया, जो डोमेस्टिक करेंसी है वो ज़्यादा वैल्यूबल हो गया। अब अगर ये वैल्यूबल ज़्यादा है तो इसकी कम क्वांटिटी लगेगी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसीज को परचेज करने के लिए। तो फॉरेन करेंसीज को अगर एक्सचेंज करना है तो लेस क्वांटिटी यूज़ किया जाएगा अपनी डोमेस्टिक करेंसी का, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यूबल हो चुका है, बिकॉज करेंसी का हो गया है एप्रिसिएशन। वही मैंने आपको डोमेस्टिक करेंसी में बताया था कि डोमेस्टिक करेंसी का जो डेप्रिसिएशन है उससे क्या होता है कि वो लेस वैल्यूबल हो जाता है।
तो जब वो लेस वैल्यूबल होता है तो उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा क्वांटिटी लगता है फॉरेन करेंसीज को परचेज करने के लिए। तो इस तरह से आपके करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन जो है उससे इम्पैक्ट होता है हमारे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है तो अपने डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम हो चुका है, अब ज़्यादा क्वांटिटी देना पड़ेगा सो दैट विल गेट द फॉरेन एक्सचेंज। When on the other hand, when the currency appreciation takes place in the economy, तो उससे होगा ये कि डोमेस्टिक करेंसी अब ज़्यादा वैल्यूबल हो गया है, तो कम ही क्वांटिटी देंगे तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमें मिलेगा, विदेशी करेंसीज जो है वो अब हमारे पास आएंगी। कम क्वांटिटी देके ज़्यादा वी कैन एक्सचेंज, तो इससे आपके फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करने के लिए लेसर क्वांटिटी में डोमेस्टिक करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब करेंसी एप्रिसिएशन को विद एन एग्जाम्पल अगर समझा जाए तो लेट सपोज कि $1 बराबर पहले इंडियन रुपीज़ 50 था, अब $1 बराबर इंडियन रुपीज़ घट करके हो गया है 45। दिस इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार कह रही हूँ वैल्यू की बातें हो रही है, और वैल्यू बढ़ेगा तब जब क्वांटिटी जो होगी वो घटेगी। इधर हमने बात किया था क्या, वैल्यू जो है वो आपका घट रहा है, वैल्यू घटेगा कब, जब क्वांटिटी ऑफ मनी या डोमेस्टिक करेंसी बढ़ेगी। तो क्वांटिटी और वैल्यू का कुछ फंडा ऐसा है, ठीक है, हम लोगों ने कई दफ़ा इसको डिस्कस भी किया हुआ है अपने प्रीवियस अदर चैप्टर्स में, जहाँ पे हम इन्फ्लेशन वगैरह डिस्कस करते थे कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी का घटना और क्वांटिटी ऑफ मनी का बढ़ना। तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ती है तो वैल्यू घट जाता है, ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लें, ठीक है। इसको अदर वे में एग्जांपल में लेकर अगर समझा जाए तो आप किसी के घर बार बार जाओगे, पहली बार जाओगे, दे विल सर्व टू यू काजू बर्फी, सपोज दैट। फिर आप दोबारा जा रहे हो तो अब की बार आपको नॉर्मल रसगुल्ला मिला है, फिर आप दोबारा जा रहे हो, अब आपको मोतीचूर का लड्डू मिल रहा है। देन धीरे धीरे करके अगर आप बार बार जाने लगोगे, डेली बेसिस पे जाने लगोगे, फिर वो आपको शायद पानी भी ना पूछें। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप बढ़ाओगे किसी चीज़ की, वैल्यू उतनी कम हो जाती है। सेम है इन केस ऑफ करेंसी। ओके, सो यहाँ पे हम करेंसी एप्रिसिएशन के एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि पहले जो है वो $1 का बराबर 50 इंडियन रुपीज़ था। नाउ the value has been appreciated, the domestic currency's value has been appreciated, so the quantity of money will decrease। तो अब $1 बराबर हो गया 45 रुपीज़। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर ऐसा हुआ तो इससे क्या असर होगा। तो देखिए इसका सीधा असर इकोनॉमी पर अगर देखा जाए तो होगा ये कि जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ा हुआ है तो इससे हम फॉरेन गुड्स को पाएंगे कि वो अब हमारे लिए थोड़े चीपर हो रहे हैं, फॉरेन गुड्स अब हमारे लिए चीपर हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि फॉरेन गुड्स का जो डिमांड है उसको बढ़ा देंगे। जब हम विदेशी वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे तो कंट्री में जो इंपोर्ट होगा वो इंक्रीज करेगा। तो डोमेस्टिक करेंसी के एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट आपको कुछ यूँ मिलेगा कि इंपोर्ट जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज अब डोमेस्टिक पीपल उनको मिलेगा फॉरेन गुड्स ज़्यादा चीपर, बिकॉज उनके कंट्री की करेंसी का वैल्यू बढ़ चुका है। कम क्वांटिटी देकर भी अब हमें वो सामान मिलेगा। पहले 50 रुपए देते थे तो $1 का जो भी प्रोडक्ट था वो हम खरीदते थे, लेट सपोज इसी एग्जाम्पल से। अब हम सिर्फ 45 देंगे तो भी हमें $1 की चीज़ मिल जाएगी। तो हमारे लिए फॉरेन गुड्स क्या हो गए, सस्ते हो गए। तो इससे क्या होगा, हम इंपोर्ट बढ़ा देंगे, एक्सपोर्ट घटेगा। तो इसका भी इस्तेमाल यूजुअली होता है इकोनॉमी में। इस तरह के असर भी आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो आप आए दिन अखबारों में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स में सुनते हैं कि प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलर कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो अब सस्ता हो गया है या महंगा हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये वैरी करती हैं आपके डोमेस्टिक करेंसीज के वैल्यू के घटने और बढ़ने से। सो इसी के साथ जो करेंसी एप्रिसिएशन और
करेंसी डिप्रिसिएशन का जो टर्म है वो हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम कितने टाइप से डिटरमाइन किया जा सकता है, ये जो कि एक कंट्री की करेंसी अगले कंट्री की करेंसी इसके साथ कैसे एक्सचेंज होगी, तो इसका जो डिटर्मिनेशन है वो कितने तरीके से होता है, अब हम इसको समझेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में। तो ये जो टाइप्स होगा इसको मैं हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू करूँगी। आज के क्लास को हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं, जहाँ पे मैंने आपको मेन 4 टॉपिक बताए हैं। एक, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, अगला हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, और फिर हमने देखा कि करेंसी डेप्रिसिएशन का टर्म क्या है और करेंसी एप्रिसिएशन का क्या टर्म है। अगर आपसे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पूछा जाएगा तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। एक पॉइंट तो आपका मीनिंग हो गया, दूसरा पॉइंट आप इम्पैक्ट लिख दीजिएगा कि करेंसी डेप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और एप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट पर क्या पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर क्या पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट में आप दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हुए एक एक एग्जाम्पल डाल सकते हो कि एप्रिसिएशन का मतलब कैसे क्वांटिटी चेंज होती है और डेप्रिसिएशन में कैसे क्वांटिटी चेंज होती है। इतना कर लोगे आपका काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।